हेलो दोस्तों। अभी तक आपने पढ़ा कि हाँ अकाउंटिंग के कुछ टर्म्स जो बेसिक्स टर्म्स हैं उसके बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे गैप यानी कि जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कुछ एक बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, ये इसकी जरूरत क्यों है गैप की? इसको गैप ही बोलते हैं, GAAP। ठीक है। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों है? बात यह है कि हर कोई पर्सन अपने तरीके से अकाउंटिंग करने लगेगा। सपोज कीजिए कि हमको कुछ पैसे मिले, हम अपने अलग तरीके से लिखेंगे। आपको कुछ पैसे मिले, आप अपने अलग तरीके से लिखिएगा। किसी और को मिले, किसी और ने दूसरे तरीके से लिखा। तीन चार लोगों का तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से लिखा। बट उसमें यूनिफॉर्मिटी कैसी हो? उसमें भाई के ट्रांजेक्शन तो हर किसी ने लिखा, लेकिन यह तो कंफर्म किया जाए कि आखिर ये जो है किस चीज का ट्रांजेक्शन है। जैसे सेल्स का मैंने भी लिखा है, सेल्स का आपने भी लिखा है, सेल्स का तीसरे पर्सन ने भी लिखा, बट तीनों में लिखने में डिफरेंस आ गया। ठीक है। तो उन डिफरेंस को इस तरह से कोई डिफरेंस ना आए, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि कुछ जो है कि जो एक्सेप्टेड कुछ ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं जो कि यूनिवर्सल टाइप में, यूनिवर्सल नहीं कर सकते बट जो है कि वो जनरली हर जगह उपयोग में किए जाते हैं। उसी तरीके से अगर हर कोई लिखेगा तो समझना आसान हो जाएगा। ठीक है। तो हर कोई जो है कि सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस, यानी कि जो जनरली जो रूल्स एंड गाइडलाइंस है, किसके द्वारा फॉर्म फॉर्म किया गया है, डेवलप किया गया है, ग्रेजुअली चेंज टू टाइम इन ऑर्डर टू, किस चीज के लिए? यूनिफॉर्मिटी के लिए और कंसिस्टेंसी के लिए जो है कि ये चीजें की जाती है। जो रूल्स एंड गाइडलाइंस बनाया जाता है, अभी हमने बोला ना कि एक जो है कि यूनिफॉर्मिटी है कि हमने क्या लिखा, आपने क्या लिखा, तीसरे पर्सन ने क्या लिखा। तीनों लिख तो एक ही चीज को रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं। अगर जब तक यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी तब तक कैसे मान लेंगे आप? ठीक है। कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो कैसे मान लेंगे आप? है ना? कि भाई कि अगर चौथे पर्सन को कह दिया जाए कि इन तीनों का जो है कि देख करके डेटा आप बताओ कि किससे क्या समझे, तो तीनों से अलग अलग समझ सकता है। ठीक है। तो इसीलिए जो है कि कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस जो है इशू किए गए हैं, जिनको हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के रूप में यानी कि GAAP के बारे में हम जानते हैं। ठीक है। इसको यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी के लिए जो है किया गया है। और यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, यानी कि जो ट्रांजेक्शन आपने लिखा हर यूजर को समझ में आए, तभी तो बात बनेगी, तभी तो उसकी यूटिलिटी, अन्यथा किसी काम का नहीं है। ठीक है। इस चीज के लिए भी यह किया जाता है। और सेट अ यूनिवर्सल गाइडलाइन टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। ठीक है। यानी कि जो यूनिवर्सल जो है कि ये इस तरह से प्रिंसिपल्स हैं। अगर जैसे कि आप बैठे हो इंडिया में, इंडिया में उसी तरीके से लिखोगे, अमेरिका वाला उसी तरीके से लिखेगा, तो दोनों में जब एक तरह से समानता होगी तो आसानी होगी हर किसी को समझने में। ठीक है। तो यह एक तरीके से यूनिवर्सल गाइडलाइन सेटअप कर रहा है। ठीक। अब आते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस पे। जैसे एक हो गया आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई कि सबसे पहले कि ये जो है कि आपने क्या कर रखा है कि आपने एक दुकान बना रखी है, आप खुद हो। अब आप जाते हो दुकान से, कई सब बार ऐसा होता है कि सामान लेकर के चले आते हो, कई बार होता है अपने जेब से पैसे वहां पे डाल आते हो, लेकिन ये चीज आप नहीं समझ पाते, उसको अलग अलग करना पसंद नहीं करते कि ठीक है वहां से यहाँ, यहाँ से वहां। ऐसे अकाउंटिंग में नहीं होता है। ठीक है। यह अकाउंटिंग में क्या है, जब भी आप अगर प्रॉफिट और लॉस भी देखेंगे तो इस तरह से करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कितना आपको प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। उस चीज के लिए सबसे पहले हम क्या कर देते हैं कि बिजनेस को अलग रूप में मानते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप कि अगर कहीं नौकरी करने जाएंगे, नौकरी करने जाएंगे तो वो अलग मानेंगे ना कि वो किसी और का है। हम आ गए, बात खत्म हो गई। वो वहां का वहीं रह गया, ये यहाँ का यहाँ रह गया। ठीक है। हम चले आए, हम उससे रिश्ता खत्म हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या करना है आपको, अपने बिजनेस को जो है कि सेपरेट एंटिटी की तरह से मानना है किसी भी ऑनर। ठीक। जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है
वो बुक्स ऑफ बिजनेस में रिकॉर्ड किए जाते हैं। इस चीज के लिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, नॉट फ्रॉम ऑनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि ऑनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखे जा सकते, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे जाते हैं। सपोज कीजिए जैसे हमने बताया था कि जो है कि ऑनर्स का जो कैपिटल होता है वो लायबिलिटी होती है। अब तो समझ गए होंगे कि वो लायबिलिटी क्यों कही जाती है। सिंपल सा उदाहरण है, क्योंकि वो हमसे अलग है। अगर हमने किसी को पैसे दिया तो वो उसका जो है क्या होता है, लायबिलिटी होती है। इसी तरीके से हमने एक तरीके से बिजनेस को कुछ पैसे दे दिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में भी यही चीज लिखा है कि हमने जो है कि 1 लाख रुपए से कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पे अगर हम लागू करते हैं तो हम ये मानेंगे कि जो 1 लाख रुपए है वो क्या है, लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए, ठीक। अब आते हैं हम लोग मनी मेजर कॉन्सेप्ट पे। मनी मेजर कॉन्सेप्ट, ठीक। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में बात की थी, इवेंट की बात की थी। इवेंट में दो तरीके के इवेंट होते थे, एक मॉनेटरी इवेंट, एक नॉन मॉनेटरी इवेंट, ठीक है। तो जो ऐसे इवेंट्स, ठीक है, जो ऐसे इवेंट जिसका मॉनेटरी वैल्यू हो सके, उसको मॉनेटरी में मेजरमेंट किया जा सके, उसी को हम सिर्फ जो है कि यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या हम किसी की क्वालिटी के बारे में लिख सकते हैं? क्वांटिटी के बारे में तो लिख लेंगे, है ना, क्वालिटी के बारे में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, किसी का प्राइस है तो लिख तो लेंगे, लेकिन वो कितनी क्वालिटी की है, या फिर किसी का जो है कि नेचर कैसा है, उस सब चीजों के बारे में हम नहीं लिख पाएंगे। तो सिर्फ यहाँ पे किस चीज के बारे में केवल रिकॉर्डिंग की जाएगी, मॉनेटरी टर्म्स के बारे में रिकॉर्डिंग की जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक। अच्छा एक बात बताएं कि जब आप कोई चीज करना चाहते हैं तो उसका एक ध्येय होता है, उसको अचीव करने के बाद उस चीज को खत्म कर दी जाती है। सपोज कीजिए कि जैसे कि आपको जो है सुबह आपने उठे, ठीक है, आपको जो है कि भूख लगी, खाना खाया, बात खत्म हो गई। या फिर एक चीज और ले सकते हैं कि भाई कि आपने कोई काम करना स्टार्ट कर दिया, कि हाँ उसको जो है कि एक गोल अचीव किया आपने, उस काम को खत्म कर दिया, ठीक है। लेकिन जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो क्या तुरंत तुरंत 1 साल 2 साल में क्या उसको सम अप कर देंगे, इसको एंड कर देंगे या वाइंड अप कर देंगे? बिल्कुल नहीं। वो सोचेंगे कि जितना दिन तक चल सकता है चलाएं। यानी कि उसका कोई जो है कि कंफर्म नहीं कर सकते कितने दिन तक चलेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि लॉन्ग रन के लिए किया जाता है, कि हमेशा जो है बहुत जो है कि आगे समय के लिए किया जाता है। इसमें यह नहीं कहा जाता कि नहीं नहीं 1 साल 2 साल के लिए। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। यानी कि वह कंटिन्यू रहेगा इनडेफिनिट पीरियड के लिए, युगो युगो तक चलता रहेगा, है ना, युगो युगो तक चलता रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओनर। यानी इसका क्या मतलब हो गया कि जो ऑनर्स है उससे रहित, मतलब उससे इररिस्पेक्टिव, मतलब कि उनसे कोई दिक्कत नहीं है, वो आए गए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज कीजिए कि आपका बिजनेस जो है कि 10 पीढ़ियों से चलता रहा है। बहुत लोगों ने सुना होगा, घसीटा नाम का तो नाम सुना होगा, हल्दीराम आई थिंक जो है उसका उनका वो है। तो उनका नाम सुना होगा। तो वो कहते हैं कि हमारा जो है कि यह बिजनेस कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है। तो कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है तो ओनर्स तो बदलते जा रहे हैं, लेकिन वो बिजनेस क्या हो रहा है कि काफी समय तक चलता आ रहा है, अभी तक चलता आ रहा है, और लोग बदलते रहेंगे लेकिन वो आगे तक चलता रहेगा, ठीक है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट बोलते हैं। इसका पर्पज क्या है कि भाई कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अलग अलग देखना है, कि कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है कि भाई कि कोई कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट तो है, तो लेकिन इसका यूसेज क्या है तो आप ये नहीं बता पाओगे। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका यूसेज हो गया, ओके। अच्छा, किसी एक महाशय जी ने जो बोला था कि आपकी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, तो हम बता दें कि इसमें थोड़ा सा लिखना मुश्किल होता है। धीरे धीरे करके और प्रैक्टिस होगी तो उसको धीरे धीरे से करके सही होगा। ठीक है, बिल्कुल भी ना परेशान हो, ठीक है। और वैसे भी आपको लिखा लिखाया हर चीज मिलेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अभी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पढ़ा,
इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। हमने कहा तो युगो युगो तो चलता जाएगा, लेकिन क्या हम जो है कि एक ही बुक में बार बार लिखते रहेंगे? अरे बुक तो खत्म होगी, वो तो चलो ठीक है, बिजनेस चलता रहेगा, लेकिन अगर हम ट्रांजेक्शन्स को लिखने पे आए तो एक ही किताब में लिखते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, कुछ समय बाद तो किताबें चेंज की जाती है। ठीक है, तो ये इसी के अकॉर्डिंग चेंज की जाती है। अभी पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अ लाइफ ऑफ इंटरप्राइज इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि अलग अलग पीरियड्स में क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। जो हम लाइफ एक सोचते हैं, ठीक है, जैसे कि हम क्या कर दिया, ईयर्स में, हाफ ईयरली में, क्वार्टरली में, डेज में। जैसे हाफ ईयर प्रॉफिट के बारे में पूछ रहे हैं तो भाई कि एक साल का प्रॉफिट क्या है, हाफ ईयर का प्रॉफिट क्या है, क्वार्टर का प्रॉफिट क्या है, एक दिन की प्रॉफिट क्या है, या एक दिन की सेल क्या है ना? सेल्स के बारे में अगर पूछे तो ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए कि जो है कि अगर हम किसी चीज के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में अगर जानना चाहें, किसी बिजनेस के बारे में, तो हमको किसी न किसी एक पीरियड को पकड़ करके हमको पूछना पड़ेगा कि आपका एक साल में कितना ग्रोथ हुआ है, आपका कितना प्रॉफिट हुआ है। तो इस चीज के लिए जो है हम क्या कर देते हैं कि भाई कि उसको अलग अलग चीजों में डिवाइड कर देते हैं। हाफ ईयरली में डिवाइड कर देते हैं, ईयर में डिवाइड करते हैं, क्वार्टर में डिवाइड कर देते हैं, डेज में डिवाइड कर देते हैं, ताकि हम जो है बिजनेस के परफॉर्मेंस को क्या कर सके, इवेल्युएट कर सके। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस इन ईच पीरियड एंड रेगुलर इंटरवल्स कैन बी मेजर्ड एंड असेस्ड। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि भाई इस कॉन्सेप्ट के अनुसार जो भी हम कोई चीज एसेट लेंगे, कोई भी एसेट लेंगे, वह जो है हमेशा एक्विजिशन प्राइस पे जो है लिखा जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमने प्राइस को पे किया है उसको लेने के लिए, उसी प्राइस पे हमेशा लिखा जाएगा, न कि जो है कि मार्केट प्राइस पे लिखा जाएगा। अगर आपने जो है कि लिमिटेशंस में पढ़ा होगा अकाउंटिंग का, तो यह बात पढ़ी होगी कि भाई कि हम मार्केट प्राइस को डिटरमाइन नहीं करते हैं, हम क्या कर देते हैं, बुक वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, एक्विजिशन प्राइस जो होगा वो धीरे धीरे उस पे क्या लगाया जाएगा, डेप्रिसिएशन। आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे कि भाई डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये सब चीजें सब पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो उस पे क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ताकि उसका धीरे धीरे वैल्यू को कम किया जा सके, है ना? इस तरह से जो है कि हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का क्या मतलब हुआ? डुअल एस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट का मतलब ये हुआ कि एक डेबिट होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, हर किसी ट्रांजेक्शन का दो एस्पेक्ट होता है। जैसे कि आपने एग्जांपल अगर लें तो, एग्जांपल लें तो अगर आपने जो है कि भाई किसी से कैश लिया है तो कुछ न कुछ तो दिया होगा, प्रोडक्ट दिया होगा, प्रोडक्ट दिया होगा ना? ठीक है, यानी कि अगर आपने प्रोडक्ट को सेल किया होगा तो किसी से कैश तो लिया ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक डेबिट हो जाएगा जो आपको रिसीव हो रही, और जो जा रही वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई कि हर किसी चीज को, ट्रांजेक्शन का जो है कि दो तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। कौन कौन से रिकॉर्ड किए जाते हैं, एक डेबिट में किया जाता है, एक क्रेडिट में किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, इसका क्या मतलब है ना? According to this concept, revenue is recognized when right of receiving of revenue is established and not when the revenue is actual received। का क्या मतलब है? एक कॉन्सेप्ट होता है एक्रूअल, अभी आगे नीचे का चल करके आएगा। एक्रूअल होता है और एक होता है कैश। ये नीचे चल करके आएगा, यहाँ पे उसका रेलिवेंसी है, इसीलिए थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग जरूर जानेंगे। तो एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है कि भाई कि जो हमने, हमको रिसीव्ड हुई है या रिसीवेबल है, एक अकाउंटिंग पीरियड में जो रिसीवेबल है, रिसीव्ड हुई है की बात नहीं है, जो रिसीवेबल है एक अकाउंटिंग के ड्यूरेशन में, उसको हम लिखेंगे। चाहे उसमें या फिर रिसीव्ड हो सकती है या फिर बाद में रिसीव होनी बाकी है। ठीक है, तो उस चीज को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे भी वही बात कह रहे हैं कि भाई हमने जो है कि जब हम रेवेन्यू को कमा लेंगे,
यानी कि जैसे हमने किसी को जो है कि प्रोडक्ट दे दिया, तो उससे जो पैसे आएंगे या आने वाले हो, या उन्होंने दे दिया होगा या आने वाले होंगे, दोनों चीज को। ठीक है, तो दोनों चीज को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। न कि जितना हमको पैसा मिला हुआ। एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है, एग्जाम्पल को देखें कि भाई कि हमने जो है कि 5,000 पे क्रेडिट पे दिया। ठीक है, और रिसीव्ड हुआ फरवरी में, जो है कि जनवरी में हमने दिया था, फरवरी में हमको अमाउंट रिसीव हुआ है। ठीक, अगर रेवेन्यू के अगर रिकॉग्नाइज किया जाए, अगर हम देखें तो जनवरी का जो है कि हम जो रेवेन्यू कहेंगे, अगर ईयरली वाइज कहेंगे तब तो चलो ठीक है, समझ में आता है एक ईयर का। लेकिन अगर हम जनवरी फरवरी की बात करेंगे, तो हमको क्या रेवेन्यू हमको फरवरी में करना चाहिए? नहीं ना, जनवरी में हुआ है तो जनवरी में ही हमको उसको देखना पड़ेगा, न कि फरवरी में। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई कि यह बताओ, यह पूछता है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट कि भाई कि एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है एक पीरियड के अंदर। ठीक है, मैचिंग का क्या मतलब हुआ? सीधी सी चीज है, दो चीजें होती है, एक एक्सपेंसेस होती है और दूसरा क्या होती है, रेवेन्यू होती है। और इन दोनों की डिफरेंस क्या होता है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। दो ही चीज हो सकता है ना। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हुआ, रेवेन्यू कम हुआ, तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। या फिर रेवेन्यू ज्यादा हुआ, एक्सपेंसेस कम हुई, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। इन्हीं दोनों को मैच करा करके हम लोग लॉस या प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, तो इसी चीज कॉन्सेप्ट को हम क्या कर देते हैं, जो है मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक, यानी कि हम मैच करके दिखाते हैं कि भाई कितना जो है कि पर्टिकुलर पीरियड में हमने जो है कि अर्न किया है, और उसके अकॉर्डिंग जो है कितना हमने एक्सपेंसेस किया हुआ है। ठीक, और इन दोनों को जब हम देख लेते हैं, तो आगे चल करके हम क्या कर देते हैं, उसमें से प्रॉफिट और लॉस निकाला जा सकता है। अच्छा, ये अलग अलग एक्सपेंसेस हो सकते हैं कि भाई एक्सपेंसेस अलग पीरियड का हो गया, रेवेन्यू अलग पीरियड का हो गया, ऐसा नहीं होता है। एक ही पीरियड का होना जरूरी है। ठीक है, यह चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस वर्ड पे। ठीक, आगे चल करके आते हैं हम लोग कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का क्या मतलब हुआ? जैसे कि एक डिप्रिसिएशन होता है। डिप्रिसिएशन के कई मेथड होते हैं। एक होता है एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा क्या होता है, डब्ल्यूटीवी। सुना होगा, इतना भी अनजान नहीं होंगे आप लोग। ठीक है, दो मेथड है ना। अब हमारा मन किया कि भाई कि कभी कभी हम डिप्रिसिएशन का एसएलएम मेथड से लगा देंगे, कभी कभी हम क्या करेंगे, डब्ल्यूडीबी मेथड लगा देंगे। अगर हम कुछ समय के लिए, जैसे अगर 10 साल का पीरियड है, 5 साल हमने एसएलएम कर दिया, 5 साल क्या कर दिया, डब्ल्यूडीबी कर दिया, तो क्या ये कहीं से जेन्यून है? भाई दोनों का अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग अमाउंट आता है, तो कैसे वैसा हो सकता है? तो एक का मतलब ये हुआ कि अगर हम 10 साल के लिए बात करेंगे, 10 साल का उसका मतलब कि पीरियड है एक, जो है किसी मशीन का, तो हम या फिर एसएलएम लगाएंगे 10 सालों के लिए, या फिर डब्ल्यूडीबी लगाएंगे 10 सालों के लिए, दोनों एक साथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट यही कहता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट जो हम अकाउंटिंग पॉलिसीज या प्रैक्टिसेस एक बार हमने जो है कि अडॉप्ट कर लिया, उसको हम क्या करेंगे, ईयर टू ईयर उसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है, यानी कि हम बार बार चेंज नहीं करेंगे, बार बार चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार चेंज करने से क्या हो जाता है भाई कि जो है उसमें कंफ्यूजन पैदा होता है और गलत जो है तरीके से लगाया जाता है। ठीक है ना। इस तरीके से हम कंपैरिजन और असेसमेंट कर सकते हैं। हमें अच्छा असेसमेंट कर सकते हैं, अलग अलग सब अलग अलग लगाएंगे तो असेसमेंट सही तरीके से नहीं हो पाएगा। अब आते हैं हम लोग फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का क्या मतलब हो गया कि भाई कि हम कोई भी चीज करेंगे, जितनी भी जो है वो सारी इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है, चाहे विटल इंफॉर्मेशन हो या कोई भी इंफॉर्मेशन हो, उसको क्या करेंगे, हम लोग
डिस्क्लोज करेंगे जिसके लिए रेलिवेंट होगा, है ना? हर किसी के लिए नहीं, जिसके लिए रेलिवेंट होगा, जितना होगा उसको हम डिस्क्लोज करेंगे। ठीक। कंजर्वेशन का शब्द का क्या मतलब हुआ? कंजर्वेटिव, है ना? कंजर्वेटिज्म का मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, लॉस को एंटिसिपेट करते हैं। देखो, प्रॉफिट के बारे में तो हर कोई चाहता है कि हाँ हमको जो है बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, बिजनेसेस में लॉस भी हो जाता है। लॉस हो जाता है तो उससे उबरना मुश्किल हो जाता है। जब भी ऐसी चीजों से उबरना मुश्किल हो जाता है तो एक काम कर देते हैं कि उसके लिए कुछ जो है कि एक क्या बना देते हैं, छोटा सा जो है रिजर्व बना दिया, प्रोविजन बना दिया, ये सब चीजें बना देते हैं, प्रोविजन, है ना? ठीक है, ताकि उस जो है कि लॉस से हम क्या कर सके, फाइट कर सके। ठीक। तो इस तरह से जो है कि हम क्या कर देते हैं कि लॉस को हम एंटिसिपेट करते हुए उस पे हम काम करते हैं। प्रॉफिट पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, हम हमेशा लॉस को क्या कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। और उसको रेवेन्यू से क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं। ठीक। ओके। But all anticipated profits should not be taken into consideration until unless they are realized. देखो, एंटिसिपेटेड लॉस के बारे में तो हम करते रहे कि भाई कि रेवेन्यू से डिडक्ट किया जा सकता है, बट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट जो है उससे हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। ये दो चीजों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, एक कंजर्वेटिज्म और एक होता है ये कहाँ गया, और कहाँ पे है, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये जो है कि आपको ध्यान रखना है। जब भी एंटिसिपेटिंग की बात करें तो कंजर्वेटिज्म की बात कर रहा है, और जब भी मैचिंग की बात करें यानी कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस से जो है मैचिंग की बात करें कि भाई कि एग्जांपल ले ले कि भाई कि एक ही साल का जो है रेवेन्यू दिया है, एक ही साल का एक्सपेंसेस दिया है, और जो प्रॉफिट कर बता रहा है या लॉस बता रहा है तो वो किसके अंतर्गत बताएगा भी, वो बताएगा मैजिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत। लेकिन अगर सिर्फ हम लॉस के बारे में बात कर रहे हैं या फिर जो है ना, लॉस के बारे में ज्यादातर बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, कंजर्वेटिव के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आ गए हम लोग मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट पे। ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि हम उस वो जितने, हाँ, कि भाई कि जो डिसीजन लिए हैं हम, ठीक है, जो डिसीजन लिए हैं वो कितना जो है कि किस पे जो है तो वो अफेक्ट कर रहा है, इस चीज पे यहाँ पे हम लोग ध्यान दे लेंगे। ठीक है, कि किसके लिए कितना वो मटेरियल है। मटेरियल का मतलब ये हुआ कि कितना उसके लिए यूजफुल हो सकता है या कितना उसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है। मटेरियलिटी जो है किस पे डिपेंड करता है, नेचर एंड अमाउंट ऑफ द आइटम के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम कहें कि 1 रुपए का लॉस हुआ है, ठीक है, 1 रुपए का लॉस हुआ है, तो क्या 1 रुपए के लॉस के लिए जो है कि क्या मटेरियल है, बहुत बड़ा बिजनेस है, टाटा बोल दे कि हमको 1 रुपए का लॉस हुआ है, ठीक है, या 100 रुपए का लॉस हुआ है, तो क्या उनके लिए मटेरियल, उनके लिए इम्पोर्टेंट है? नहीं। उसको जो है कि क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। या सपोज कीजिए कि हमने कुछ चीज बनाई, उस पे जो है कि 0.5 रुपीज जो है क्या हो गया, एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ गई। ठीक है। अब 100 रुपए की चीज में 0.5 कॉस्ट बढ़ गई तो क्या उसके लिए जो है कि इम्पोर्टेंस है? नहीं है। बट वही जो है कि 100 के बजाय 110 120 हो जाएगा तो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि जो है कि हमारे लिए कौन कितना मटेरियल है। ठीक है। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव पे। ठीक। ऑब्जेक्टिव का मतलब, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट का मतलब हुआ कि भाई कि जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए गए हैं वो क्या होने चाहिए, पर्सनल बायस से फ्री होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जो है कि हमने किसी का पर्सन का अलग तरीके से रिकॉर्ड किया, वही दूसरे पर्सन का अलग तरीके से रिकॉर्ड किया है, ठीक है,
तो वो जो हमने एक एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन दो पर्सन्स के बीच में, जबकि सेम अमाउंट का जो है ट्रांजेक्शन्स है, डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, बट हम दोनों में डिस्क्रिमिनेशन किया। वो नहीं होना चाहिए। वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो पर्सनल बायस से जो है दूर होना चाहिए। ठीक है ना। यानी कि वो जितने भी एविडेंसेस है उससे क्या होना चाहिए, सपोर्टेड होना चाहिए। ठीक। इतना हम आज हम लोगों ने इस पे बात की। अब आ जाते हैं हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड आईएफआरएस पे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहलाते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, आईएफआरएस क्या है। ठीक है। अगर जो है कि कुछ जो है कि कुछ इसके अलावा और ऊपर जो कॉन्सेप्ट है उसके अलावा भी बहुत ढेर सारी चीजें जो हम प्रैक्टिसेस में रखते हैं, वो हम अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स जो है, वो चाहे कहीं पे भी हो, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो जो चीजें प्रैक्टिसेस रखते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं। ठीक है। ए- या फिर उसके बारे में अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो जो अकाउंटिंग गाइडलाइंस होते हैं, जो कोई मेन अकाउंटिंग बॉडी, जैसे कि हमारे यहाँ आईसीएआई क्या करता है, आईसीएआई जो सीए होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूट होता है, वो क्या करता है, गाइडलाइंस जारी करता है, कुछ सेट्स ऑफ रूल्स जारी करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। ठीक है। वो क्या होते हैं, वर्ल्ड वाइड होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है यहाँ का अलग वहाँ का अलग, यूएस का अलग, इंडिया का अलग, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो इसीलिए जो है कि क्या होती है, सब चीज सब जगहों पे क्या होता है, इसका रेलिवेंसी होती है। ठीक। यह बात आप समझ गए कि जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट आईसीएआई जो है कि रूल्स और रेगुलेशंस इशू करेंगे, उससे हम क्या कहेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहेंगे। और उसी के अकॉर्डिंग जो है कि क्या करते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं। ऑडिट होती है, बहुत चीजें होती है, ऑडिट अभी आप सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे, उस पर हम ज्यादा फोकस रखेंगे। ठीक है। यूजफुलनेस और सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखो, एक सेट ऑफ रूल है ना, कि जो कि हमको क्या करना है, मेंटेन करना है। इसके अलावा क्या है, ग्रेटर यूनिफॉर्मिटी, इजी कंपेरेबिलिटी, ये दो चीजें जो है और भी हो गई है। ठीक है। भाई कि अगर दो फर्म है, सपोज कीजिए कि आपने जो है कि टाइल्स, मतलब टाइल्स सॉरी, टेक्सटाइल्स की जो है कि दुकान खोल रखी है, टेक्सटाइल्स थोड़ा गलत हो गया, सॉरी। एक काम कर लेते हैं, जैसे कि आपने फर्नीचर की दुकान खोल रखी है, बगल वाले ने भी फर्नीचर की दुकान खोल रखी है। ठीक है। अब दोनों में कंपैरिजन कैसे हो, तो वह जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या करेगा, उसमें हेल्प करेगा। ठीक है। या डिफरेंट इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें भी क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इसे क्या बोलते हैं, आईएफआरएस। जब आप सीए में जाएंगे, फाइनल्स में जाएंगे, तो इसको आप पढ़ेंगे। और भी जगहों पे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, जब हायर एजुकेशन पे जो है कि बहुत ढेर सारी जगहों पे पढ़ा जाता है, तो थोड़ा सा जाने इसके बारे में हम लोग भी जानकारी ले लेते हैं। ठीक। यह भी क्या होता है कि सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, जो भी जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो क्या होते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के अनुसार जो है क्या किया जाता है, डेवलप किए जाते हैं। इसके द्वारा डेवलप किए जाते हैं, आईएएसबी के द्वारा डेवलप किए जाते हैं। ठीक है। कि कैसे पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। जैसे डेप्रिसिएशन के बारे में कहा जाए तो डेप्रिसिएशन कैसे ट्रीट किया जाए, सैलरी कैसे ट्रीट किया जाए, तो इस सब चीजों के बारे में यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है। तो उसके बारे में जो है वो बताते हैं। ठीक। डिप्रिसिएशन किस पे आता है, ES 10 पे, है ना। इस तरह से जो है कि हम देखते हैं कि पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन किस तरह से ट्रीट किया जाएगा और उसको रिपोर्ट किया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो यह भी जब भी जो है इंटरनेशनल के जो है बोर्ड अगर उसको सेट करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आईएफआरएस, यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक। इसमें इसमें भी कुछ एजम्पशंस है, एजम्पशंस देख लें, कौन कौन से एजम्पशंस है। पहला है मेजरिंग यूनिट एजम्पशन, है ना। ठीक है। मेजरिंग यूनिट इज द करंट परचेजिंग पावर, यानी परचेजिंग पावर के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक। इट मीन्स दैट लाइबिलिटीज एंड एसेट्स आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा,
वो हमेशा करंट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है मेजरिंग यूनिट में, कि भाई आपको जो है कि अभी तक हमने क्या देखा था कि भाई हम बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट बुक पे नहीं रिकॉर्ड कर, या हिस्टोरिकल वैल्यू पे नहीं रिकॉर्ड करना है, यहाँ पे क्या करना है, करंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है वहां से यहाँ पे, ठीक है। यूनिट्स ऑफ कंसिस्टेंट परचेजिंग पावर्स, यानी कि इसको हम क्या, परचेजिंग पावर को कैसे हम देखेंगे, इन्फ्लेशन से, है ना। इन्फ्लेशन में क्या करते हैं कि भाई कि अगर इन्फ्लेशन हो गया, है ना, इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसको एडजस्ट किया जाता है। तो इस चीज का भी हमको ध्यान रखना है, ठीक। एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर पे हमको क्या करना है, एडजस्ट करना है। गोइंग कॉन्सर्न क्या कहलाता है, गोइंग कॉन्सर्न में अगर देखें तो वही सेम चीजें जो वहां पे हम लोगों ने बात की थी, वही यहाँ पे भी बात करेंगे कि भाई कि बहुत आगे समय के लिए युगों युगों तक हम चलते जाएंगे, उसका कोई अता पता नहीं है, ठीक है। कंटिन्यू फ्यूचर तक, ओके, इंडेफिनिट टाइम। एक्रूवल एजेंसस, अभी हम लोगों ने बात की थी कि एक्रूवल एजेंसस पे किया जाएगा। हर जगह एक्रूवल बेसिस पे ही देखा जाता है, कैश बेसिस पे नहीं देखा जाता। अभी नीचे आकर के हम पढ़ेंगे एक्रूवल और कैश बेसिस, इसको अभी कुछ देर के लिए छोड़ते हैं। आईएफआरएस में क्या क्या हम देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एक बैलेंस शीट देखते हैं, एक पीएनएल देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। इक्विटी में कितना चेंजेस आया, कैश फ्लो में कितना चेंजेस आया, और जो है कि उसके नोट्स क्या है, ये सब चीजों के बारे में हम लोग थोड़ी थोड़ी करके जानकारी लेते हैं। या फिर अगर आईएफआरएस में अगर हम स्टेटमेंट में देखेंगे तो ये 5 चीजें लिखी जाती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में दो बेसिस है, एक कैश बेसिस है, एक एक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस का क्या मतलब हुआ कि भाई कि जो ऐसे ऐसे हम एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करते हैं, या ऐसे रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं जो कि क्या होता है कि पेड किया जाता है, न कि टाइम टू टाइम जो है कि ड्यू हो रहा है उसके बेसिस पे, ठीक है। चाहे रेवेन्यू हो या फिर जो है क्या हो, एक्सपेंसेस हो, दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है कैश बेसिस पे, कि भाई कैश कितना रिसीव हो रहा है, या कैश कितना हमने एक्चुअल में पे किया है, न कि कितना ड्यू हुआ है, या न कि कितना हमको रिसीवेबल है, ठीक। कैश बेसिस का क्या एडवांटेज है, देख लेते हैं। कुछ एडवांटेज भी डिसएडवांटेज भी है ना, कि भाई कि यह थोड़ा सा इजियर होता है, चीपर होता है, ठीक है। यह थोड़ा रेशनल अप्रोच होता है कि भाई कि एक्चुअल कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज के बारे में हम पता कर पाते हैं कि कितना कैश एक्चुअल में आउटफ्लो इनफ्लो हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सुटेबल अप्रोच होता है, लोग इसी को जो है कि मानते हैं थोड़ा बहुत, है ना। बट उसका डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि भाई कि हम ट्रू एंड फेयर व्यू हम नहीं पता कर पाएंगे, बिल्कुल सही, कि भाई किसी चीज के बारे में हम कैसे परफॉर्मेंस मेजर कर पाएंगे, एक्चुअल प्रॉफिट हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कैश अलग है, जो है कि और जो पैसे मिलने वाले हैं वो अलग है, ठीक है। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना पड़ता है। सेम ईयर में जो है कि ट्रांजेक्शन इवन जो है कि जैसे कि हमने जो सेल किया हुआ है, जरूरी नहीं कि वो जो है कि कैश उसी साल मिले, अगले साल मिल रहा है, अगले के अगले साल मिल रहा है। एक्चुअल ट्रू और फेयर व्यू हमको नहीं मिलता है, पाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ठीक है। परफॉर्मेंस हमको सही तरीके से नहीं मिलती है। और जो मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है, अभी हम लोगों ने बात की थी, मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग जो है ये यहाँ पे फॉलो नहीं हो पाता, इस वजह से भी क्या करते हैं, इसको हम सिरे से खारिज करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग कैश बेसिस पे। ओह सॉरी, अभी एक और है कि भाई कि ये ये जो है कि प्रॉफिट में मैनिपुलेशन भी कभी कभी कर लेता है, ठीक। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि भाई कि कहीं कहीं जो है कि एडवांस में दे दिया गया 4 लाख 5 लाख, हमने रिकॉर्ड तो किया है, अगले समय के बाद वो 1 तारीख को, अगले मतलब 1 अप्रैल को बोल दिया, तो ये 31 तक होता है एंड, 1 अप्रैल को उसने बोल दिया कि हम ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं, आप हमारा जो है एडवांस लौटा दीजिए, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो है कि मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट भी करता है, ठीक। इसलिए यह सही नहीं होता है। अब आते हैं हम लोग एक्रूवल बेसिस पे। एक्रूवल बेसिस पे हम क्या कर देते हैं कि भाई कि जब भी एक्सपेंसेस को या फिर रेवेन्यू को हम तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो जो है कि हमको वह ड्यू मिल होता है, न कि जब हमको पेमेंट
मिल देना पड़ रहा है, अगर एक्सपेंसेस की बात किया जाए। इसी तरीके से रेवेन्यू की बात किया जाए तो हम जो रेवेन्यू हमको रिसीवेबल है, तब हम जो है इसको लिखेंगे, न कि जो है कि हमको एक्चुअल में रिसीव हुआ है उसको लिखेंगे। ठीक है। एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस तो बात समझ में आ गई होगी ना। अब आ जाते हैं एडवांटेज ऑफ एक्रूअल बेसिस। ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, जो वहाँ का डिसएडवांटेज था, यहाँ का डिसएडवांटेज एडवांटेज है, सॉरी एडवांटेज है एक्रूअल बेसिस का। और क्या करता है, मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग जो है वो क्या कर देता है इसमें, जो है कि यह आसानी से फॉलो कर लेता है। ठीक। और जो है कि अकाउंटिंग एक्ट 2013, यह थोड़ा सा आप पढ़ेंगे, जो है कि जब हम पढ़ेंगे कंपनी अकाउंट पढ़ेंगे तब उसमें जा करके थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसके बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे। ठीक है। तो है एक कंपनीज एक्ट 2013 से जो है क्या है, रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि भाई कि यह जो है कि पर्सनल बायस से क्या है, फ्री नहीं है। ठीक है। कभी कभी जो है कि अब इन्होंने लिखा है, इसके बारे में तो थोड़ी सी मुझे जानकारी उतनी नहीं है। ठीक है। और क्या है, वैसे एडवांटेज डिसएडवांटेज आते नहीं है। ठीक। और भी जो है कि एस्टिमेशंस जो है कि इसमें रिक्वायर्ड किया जाता है, वो टाइम टू टाइम आप देखेंगे। ठीक। इसमें जो है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो थोड़ा सा जो है कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। ठीक। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थोड़ी सी जल्दीबाजी हो गई, एक्चुअल में हम रात में रिकॉर्ड कर रहे हैं, दिन में लाइट आज थी नहीं, तो हो सकता है कि थोड़ा जल्दीबाजी में अगर हो गया हो। तो अगर आपको ना समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर ये जो है कि यह चैप्टर या फिर यह पार्ट आपको समझ में नहीं आया, तो उसको मैं वीडियोज में फिर से बना करके आपको अपलोड कर देंगे, आप उसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन न लीजिएगा कि सर ये थोड़ा सा तरीके से नहीं हो पाया है या फिर दिक्कत है। तो जो भी आप पूछ सकते हैं, जो है कि आप जो है कि टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं, मैं नंबर दिया हुआ है, ईमेल दिया हुआ है, आप कहीं पे भी आप उसको आसानी से पूछ सकते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल भी बेफिक्र होकर के आप हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं जितनी हो सकेगी उतनी आपकी मदद करूंगा। ओके। थैंक यू।